क्या आप जानते हैं कि आपकी कोशिकाएं इस समय प्रकाश उत्सर्जित कर रही हैं? और यह कोई कहावत या काव्यात्मक रूपक नहीं है, बल्कि यह शुद्ध भौतिकी है जो आपकी जीव विज्ञान पर लागू होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ आपकी सेहत की नींव रखी थी। मैंने आपको उस आंतरिक समुद्र के बारे में बताया था। प्लाज्मा केवल पानी नहीं है, बल्कि यह एक तरल क्रिस्टल है जो आपके पूरे शरीर में तारों की तरह काम करता है। लेकिन आज हम मिलकर एक बड़ा कदम उठाने वाले हैं। हम यह जानने वाले हैं कि उस तार के अंदर क्या यात्रा करता है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। क्योंकि अगर प्लाज्मा आपकी सटीक मशीनरी की फाइबर ऑप्टिक है, तो यह जानना जरूरी है कि उसके अंदर कौन सी जानकारी प्रवाहित हो रही है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और अगर आप इस चैनल पर अभी अभी आए हैं तो मैं आपका स्वागत करता हूं। चिंता मत कीजिए, क्योंकि आपने कोई मौका नहीं गंवाया है। आपको बस इतना जानना है कि आपका शरीर रासायनिक तत्वों की एक थैली नहीं है जिनमें बस यूं ही टकराव होता रहता है। यह उच्च गुणवत्ता की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है, जिसमें प्लाज्मा एक संवाहक माध्यम के रूप में काम करता है। लेकिन आज सवाल यह है, यहां आदेश कौन देता है? आपके जिगर की एक कोशिका को कैसे पता चलता है कि आपकी आंख की एक कोशिका क्या कर रही है, और वह भी तुरंत? या यह कैसे संभव है कि अगर आप अपने पैर की उंगली में कट लगा लें, तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र मरम्मत का संकेत 1 सेकंड के लाखवें हिस्से में प्राप्त कर लेता है, चाहे दूरी कितनी भी हो? पहले और दूसरे सवाल का जवाब क्या आप जानते हैं? वह यह है कि हम प्रसंस्कृत सूर्य के प्रकाश के संधारित्र हैं। आज आप जानेंगे कि बीमारी दरअसल एक सूचना ब्लैकआउट के अलावा कुछ नहीं है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा आप देखेंगे कि आपके पास अपने जैविक लेजरों को फिर से जलाने की क्षमता है। और इस रहस्य को समझने के लिए आइए एक पल के लिए साथ मिलकर 1970 के दशक की जर्मनी की यात्रा करें। वहां एक प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी फ्रिट्ज अल्बर्ट पॉप ने ऐसे सवाल पूछना शुरू किया जो पारंपरिक जीव विज्ञान को गहराई से असहज कर देते थे। पॉप को एक बहुत ही खास बात परेशान कर रही थी, संयोग की धीमी गति। क्योंकि विज्ञान उसे बताता था कि आपके शरीर में प्रतिक्रियाएं धन्यवाद होती हैं, क्योंकि अणु एक दूसरे से यादृच्छिक रूप से टकराते हैं जब तक कि वे अंततः एक दूसरे से मेल नहीं खाते। लेकिन उन्होंने एक भौतिक विज्ञानी के रूप में बस गणना करना शुरू किया और महसूस किया कि यह असंभव है। अगर हम केवल संयोग पर निर्भर होते, तो हमें केवल एक पाचन प्रक्रिया पूरी करने में वर्षों लग जाते। जीवन इतनी तेजी से चलता है कि यह संयोगवश नहीं हो सकता। बॉब को शक था कि जरूर कोई ऐसा संचालक होना चाहिए जो सब कुछ प्रकाश की गति से समन्वित करता हो। और इसे साबित करने के लिए उन्होंने उस समय की अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया, एक फोटॉन मल्टीप्लायर जो किलोमीटरों दूर से भी जुगनू की रोशनी का पता लगा सकता था। जो उन्होंने खोजा, उसने हमेशा के लिए खेल के नियम बदल दिए। देखो, बात यह है कि सभी जीवित प्राणी, चाहे वह कोई पौधा हो या तुम खुद, हम सब एक बहुत ही हल्की चमक यानी अल्ट्रा वीक ल्यूमिनेसेंस उत्सर्जित करते हैं। और इन प्रकाश कणों को पॉप ने बायोफोटोन नाम दिया। लेकिन आकर्षक बात सिर्फ यह नहीं है कि हम प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। वास्तव में क्रांतिकारी बात उस प्रकाश की प्रकृति है। ताकि तुम इसे उसी जिज्ञासा के साथ समझ सको जैसे कोई जानना चाहता है कि इंजन कैसे काम करता है, तुम बस यह सोचो कि एक आम बल्ब और एक लेजर में क्या फर्क है। एक बल्ब हर दिशा में रोशनी फैलाता है, ये एक रोशनी है, अराजक, अव्यवस्थित, जो बस बहुत जल्दी बिखर जाती है। और यही वह है जो आधिकारिक विज्ञान मानता था कि जैविक प्रकाश है, मेटाबॉलिज्म का एक साधारण अवशेष।
कुछ वैसा ही जैसे कार के एग्जॉस्ट पाइप से निकलने वाला धुआं। हालांकि पॉप ने यह साबित किया कि हमारी रोशनी अव्यवस्थित नहीं है, हमारी रोशनी सुसंगत है, यानी यह लेजर की तरह काम करती है। एक लेजर में सभी फोटॉन एक साथ एकदम तालमेल में चलते हैं, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा जो एक ही सुर में और एक ही समय पर बजती है। यही सुसंगतता वह है जो तुम्हारे प्लाज्मा की सुरंगों के भीतर रोशनी को, जानकारी को अविश्वसनीय गति से ले जाने की अनुमति देती है, और वह भी बिना संदेश को बिगाड़े। तुम्हारी कोशिकाएं सचमुच छोटे जैविक लेजर हैं जो फिर आपस में संवाद करती हैं। और अब तुम मुझसे पूछोगे, वह रोशनी कहां से आती है? और यहीं पर तुम्हारे शरीर की इंजीनियरिंग, धन्यवाद, और मेरे शरीर की भी अद्भुत हो जाती है। तुम्हें यह समझना होगा कि हम रोशनी को कहीं से बनाते नहीं हैं, हम उसे इकट्ठा करते हैं, और इसका मूल स्रोत सूरज है। पौधे उन सौर फोटोनों को पकड़ते हैं और उन्हें जैविक पदार्थ के रूप में पैक कर देते हैं। और जब तुम जीवित भोजन खाते हो या जब तुम खुद को सूरज के संपर्क में लाते हो, तो असल में तुम उन रोशनी के पैकेट्स को ग्रहण और अवशोषित कर रहे होते हो। लेकिन देखो, एक चीज है स्रोत और दूसरी है भंडार। और बॉब ने खोजा कि तुम्हारे शरीर में वह खजाना जहां रखा जाता है, वह तुम्हारा डीएनए है। एक पल के लिए यह विचार छोड़ दें कि डीएनए सिर्फ एक रासायनिक कोड है, और इसके बजाय इसे एक अनुनाद गुहा के रूप में देखने की कोशिश करें। पता चलता है कि डीएनए उस रोशनी को पकड़ लेता है जो तुम बाहर से प्राप्त करते हो, उसे संपीड़ित करता है और अपनी डबल हेलिक्स संरचना में संग्रहित कर लेता है, और यह एक म्यूजिक बॉक्स की तरह काम करता है जो तुम्हारे स्वास्थ्य की धुन को संजोए रखता है। जब तुम्हारे शरीर को किसी मरम्मत की जरूरत होती है या किसी रासायनिक क्रिया का समन्वय करना होता है, तो डीएनए एक प्रकाश की तरंग, एक बायोफोटॉन छोड़ता है जो उस संरचित प्लाज्मा के माध्यम से यात्रा करता है जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, जब तक कि वह अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता। और अगर तुम्हारा प्लाज्मा साफ और अच्छी तरह से मिनरल युक्त है, तो वह लेजर अपने गंतव्य तक स्पष्ट रूप से पहुंचता है और स्वस्थ होने का आदेश पूरा हो जाता है। लेकिन अगर माध्यम यानी प्लाज्मा विषाक्त या ऑक्सीकृत है, तो प्रकाश बिखर जाता है और संदेश शोर के साथ पहुंचता है, और जो होता है वह यह कि कोशिका अलग थलग पड़ जाती है। बीमारी इंजीनियरिंग के इस दृष्टिकोण से यह बस प्रकाशीय सामंजस्य की हानि है। और पॉप को समझना मतलब यह समझना है कि हम तरल प्रकाश के प्राणी हैं। और मैं इसे तरल प्रकाश इसलिए कहता हूं क्योंकि यह चालक माध्यम यानी तरल प्लाज्मा और सूचना संकेत यानी फोटोनों के बीच एकदम सही संलयन है। लेकिन जाहिर है, अगर डीएनए प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो हमें ऐसा माध्यम भी चाहिए जो उसे बिना किसी सूचना के नुकसान के पूरी तरह से पहुंचा सके। और ठीक इसी जगह पर वह अद्भुत प्लाज्मा, जिसके बारे में तुम पहले से ही अच्छी तरह जानते हो, अब तक का सबसे अधिक उन्नत और शक्तिशाली ट्रांसमिशन उपकरण बन जाता है जो आज इस पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन जाहिर है, अगर तुम्हारा डीएनए एक परिपूर्ण प्रकाश संदेश भेजता है, लेकिन वह केबल जिससे उसे यात्रा करनी है टूटा हुआ है या बस खराब गुणवत्ता का है, तो उसका कोई फायदा नहीं। और यहीं पर हम अपने दोस्त जेराल्ड पोलाक को फिर से याद करते हैं, जिनके बारे में मैंने तुम्हें पहले वीडियो और कुछ अन्य वीडियो में बताया था, जो तुम्हारी आंतरिक इंजीनियरिंग की असली जादू को समझने में हमारी मदद करेंगे। याद रखो कि पोलाक ने यह खोजा था कि जब पानी तुम्हारी कोशिका झिल्लियों के पास होता है, तो वह अराजक तरल नहीं रहता जिसे हम H2O कहते हैं, बल्कि वह खुद को परिपूर्ण षटकोणीय परतों में व्यवस्थित कर लेता है।
यह एक जेल में बदल जाता है, उस तरल क्रिस्टल में जिसे हम H3O2 या संरचित जल भी कहते हैं। तो दूरसंचार इंजीनियरिंग में जब हम चाहते हैं कि कोई रेडियो या प्रकाश सिग्नल लंबी दूरी तक बिना खोए यात्रा करे, तो हम कुछ ऐसा इस्तेमाल करते हैं जिसे हम वेवगाइड या तरंग मार्गदर्शिका कहते हैं। और एक वेवगाइड मूल रूप से एक सुरंग होती है जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ऊर्जा किनारों से बाहर न निकल सके। तो तुम्हारा प्लाज्मा जब सही तरीके से संरचित होता है तो वह इस ग्रह की सबसे परिष्कृत वेवगाइड बन जाता है। कल्पना करो कि तुम्हारे शरीर का हर हिस्सा सूक्ष्म दर्पणों की एक परत से ढका हुआ है जो छोटे छोटे एकदम सही षट्भुजों में व्यवस्थित हैं। और जब डीएनए वह बायोफोटॉन छोड़ता है, वह छोटी सी सूचना की चिंगारी बाहर नहीं निकलती। यह बिना किसी दिशा के बाहर नहीं जाती, बल्कि वह इन दर्पणों की सुरंग में प्रवेश करती है और इतनी कुशलता से उछलती है कि वह तुम्हारे पूरे शरीर को 1 सेकंड के अंश में पार कर सकती है, बिना स्पष्टता का एक कतरा भी खोए। और ताकि तुम इसे मेरे साथ कल्पना कर सको, सोचो कि तुम घने कोहरे के बीच एक टॉर्च से कोई संकेत भेजने की कोशिश कर रहे हो। रोशनी पानी की बूंदों से टकराती है, बिखर जाती है और कुछ ही मीटर बाद कुछ भी दिखाई नहीं देता। और यही होता है एक निर्जलित, विषाक्त या ऑक्सीकृत प्लाज्मा वाले शरीर में। लेकिन अगर हम कोहरा हटा दें और उसकी जगह शुद्ध कांच की फाइबर ऑप्टिक ट्यूब लगा दें, तो वही रोशनी यात्रा कर सकती है, किलोमीटरों तक और बिना किसी नुकसान के दूसरी ओर पहुंच सकती है। तुम्हारी सेहत इस बात पर निर्भर करती है कि तुम्हारा प्लाज्मा फाइबर ऑप्टिक जैसा हो, न कि कोहरे जैसा। और यहीं पर वह सब कुछ जो हमने सीखा है बस एक साथ जुड़ जाता है। अगर तुम्हारा वोल्टेज कम है या तुम्हारा प्लाज्मा गंदा है, तो विंसेंट के उच्च RH2 को याद करो। वह तरल क्रिस्टल बिखर जाता है, षट्भुज टूट जाते हैं और वेवगाइड बस काम करना बंद कर देता है। उस समय तुम्हारी कोशिकाओं के बीच संचार कट जाता है। यह ऐसा है जैसे किसी शहर में अचानक फोन और इंटरनेट काम करना बंद कर दें। हर निवासी यानी हर कोशिका अपनी अपनी तरह से जीवित रहने की कोशिश करेगी, बिना जाने हुए कि बाकी समुदाय में क्या हो रहा है, यह जाने बिना। और यही मूल रूप से होता है जब कोई अपक्षयी बीमारी प्रकट होती है। यह एक संचार विफलता है, क्योंकि माध्यम अब प्रकाश को संभालने में सक्षम नहीं रहता। इसीलिए मैं तुम्हें पुनः खनिजीकरण के महत्व पर इतना जोर देता हूं, और क्विंटन के समुद्री जल पर भी, क्योंकि यह केवल तुम्हें खनिज देने के लिए नहीं है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए है कि तुम्हारे फाइबर ऑप्टिक का क्रिस्टल अधिकतम शुद्धता का हो। और जब मैं उन 78 तत्वों की बात करता हूं जिनके बारे में आपने मुझे पहले भी बात करते सुना होगा, तो मेरा मतलब है कि समुद्री जल में सचमुच पूरी आवर्त सारणी अपने जैविक और जैव उपलब्ध रूप में मौजूद होती है। सबसे प्रसिद्ध जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम से लेकर दुर्लभ तत्वों तक, जैसे सोना, वेनाडियम या सेलेनियम। सेमीकंडक्टर इंजीनियरिंग में इसे हम सामग्री का डोपिंग कहेंगे। अगर आप सिलिकॉन चिप से कोई एक ट्रेस एलिमेंट हटा दें, तो वह बस सूचना का संचार करना बंद कर देता है, और आपके प्लाज्मा में भी यही होता है। यही 78 तत्व हैं जो लिक्विड क्रिस्टल को परिपूर्ण चालकता प्रदान करते हैं। और जब आप इन्हें प्रदान करते हैं, तो आप अपनी वेवगाइड के दर्पणों को चमकाते हैं, जिससे पॉप की रोशनी बिना किसी अवरोध के प्रवाहित हो सकती है। हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि साना टीई का संदेश हर कोने तक पहुंचे, ताकि आपकी मशीनरी में एक भी बिट रास्ते में न खो जाए, सिर्फ इसलिए कि कोई खनिज पुल का काम करने के लिए न हो। आप सोचिए कि आपका डीएनए एक अत्यंत सटीक एंटीना की तरह है, जिसे एक बहुत ही विशिष्ट फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना होता है, और उस एंटीना के काम करने के लिए वह जड़ नहीं हो सकता। रेगिस्तान की सूखी रेत में जहां संकेत बिखर जाता है और खो जाता है,
वहां उसे उच्च चालकता वाला वातावरण चाहिए, और यहीं पर खनिज अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि वही हैं जो जमीन तैयार करते हैं, वही हैं जो उस परफेक्ट अर्थिंग को बनाते हैं जिससे एंटीना अच्छी तरह से जुड़ा रहता है। यही वह सटीक क्षण है जब पदार्थ, वे सामग्री, वे खनिज जो आपके भीतर प्रवाहित होते हैं, आवश्यक सहारा बन जाते हैं ताकि जीवन की ऊर्जा और जानकारी बिना किसी रुकावट के ट्यून हो सके। और यहां एक पल के लिए रुकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ भी मैं तुम्हें बता रहा हूं वह एक साथ बहुत सारी जानकारी लग सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे अपने शरीर में महसूस करो। एक पल के लिए उस लिक्विड क्रिस्टल स्क्रीन की कल्पना करो जिसके बारे में मैंने बात की थी। अगर स्क्रीन को कोई झटका लगे या वह अंदर से गंदी हो जाए तो छवि विकृत हो जाती है, लेकिन तुम्हारा शरीर उससे कहीं अधिक लचीला और बुद्धिमान इंजीनियरिंग है। ये एक सटीक मशीनरी है जिसमें लगातार खुद को ठीक करने की क्षमता है, बशर्ते कि वातावरण उपयुक्त हो। और तुम एक ऐसी ऑर्केस्ट्रा के बारे में सोचो जो एकदम सही ध्वनिकी वाले कमरे में अभ्यास कर रही हो। अगर कमरा साफ है और हवा शुद्ध है तो वायलिन की सबसे हल्की फुसफुसाहट भी आखिरी दर्शक तक पहुंच जाती है। बस वही है जो हम प्लाज्मा और खनिजों के साथ बना रहे हैं, एक आदर्श कॉन्सर्ट हॉल, ताकि तुम्हारी जीव विज्ञान अपनी स्वास्थ्य की सिम्फनी बजा सके। अगर वातावरण व्यवस्थित है तो जीवन बिना किसी प्रयास के बहता है। और अब जब हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल है, यानी हमारा प्लाज्मा क्विंटन और पोलाक की बदौलत साफ और चमकदार है, और अब जब हमें पता है कि उसके अंदर एक सुसंगत प्रकाश संकेत यात्रा करता है पॉप के बायोफोटोनों की वजह से, तो अब हमें वह कड़ी चाहिए जो सब कुछ जोड़ती है। क्योंकि जरा इस पर सोचिए और गहराई से विचार करें कि अगर वहां प्लाज्मा केबल मौजूद है और बायोफोटोन संकेत भी मिल रहे हैं, तो आखिर वह मूल संदेश किसने लिखा होगा? वह इतनी बुद्धिमान आदेश कहां से आती है जो ठीक ठीक जानती है कि एक को कैसे पुनर्निर्मित किया जाए, या किसी खतरे से खुद का बचाव कैसे करें? आखिरकार इस लाइटवेट और उपयोगी सॉफ्टवेयर का मुख्य प्रोग्रामर वास्तव में कौन हो सकता है? और इन सवालों के जवाब खोजने के लिए हमें सीमा पार करनी होगी और रूस जाना होगा, ताकि हम उस व्यक्ति के काम को जान सकें जिसने पारंपरिक आनुवंशिकी के नियमों को चुनौती दी थी, और जो वह देखने में सक्षम था जिसे दूसरे लोग कचरा कहते थे, लेकिन उसने उसे मानवता का सबसे बड़ा खजाना माना। मैं बात कर रहा हूं पीटर ग्राएव की। और अगले कदम को समझने के लिए मुझे चाहिए कि आप एक किताब के बारे में सोचें, लेकिन किसी भी साधारण किताब के बारे में नहीं। नहीं नहीं, एक विशाल विश्वकोश के बारे में सोचें जिसमें हजारों पृष्ठ हों। दशकों तक आधिकारिक आनुवंशिकी हमें दशकों से यह बता रही है कि उस किताब का केवल 2% हिस्सा ही तुम्हारे प्रोटीन, तुम्हारी मांसपेशियों या तुम्हारी हड्डियों को बनाने की विधियां रखता है, और बाकी 98% का क्या होता है? तो एक अविश्वसनीय घमंड के साथ उन्होंने इसे कचरा डीएनए कह दिया। जरा सोचिए प्रकृति को, जो एक ऐसी इंजीनियर है जो इतनी सटीक है कि वह एक भी अणु की ऊर्जा व्यर्थ नहीं करती और तुम्हें मजबूर करती है कि तुम अपनी हर 1 ट्रिलियन कोशिका में 98% कचरा कॉपी और बनाए रखो। इसका कोई मतलब नहीं बनता। और यहीं पर आते हैं पीटर ग्राएव, एक रूसी वैज्ञानिक जो अपने भाषाविदों और भौतिकविदों की टीम के साथ, धन्यवाद, उन्होंने तय किया कि अगर हम उस 98% को नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद इसका कारण यह है कि हम उसे गलत शब्दकोश से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ग्राएव ने गणितीय भाषा विज्ञान के एल्गोरिदम लागू किए, जो वही हैं जो मानव भाषाओं का विश्लेषण करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो उन्होंने खोजा उसने उन्हें पश्चिम का मौन तो दिलाया, लेकिन उन लोगों की प्रशंसा भी दिलाई जो सच की तलाश में हैं। पता चला कि वह कचरा डीएनए शोर नहीं है, बल्कि एक असली साहित्यिक पाठ है।
ग्राइव ने यह साबित किया कि डीएनए वही व्याकरण और वाक्य रचना के नियमों का पालन करता है जो हमारी भाषाएं करती हैं। यानी यह केवल टुकड़ों की एक सूची नहीं है, यह असली असली प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। यह आदेशों की वह किताब है जो तय करती है कि कब स्वास्थ्य का एक पन्ना खोला जाए और कब बीमारी का एक पन्ना बंद किया जाए। लेकिन उस किताब को कैसे पढ़ा जाए जो किसी कोशिका के केंद्र में छुपी हुई है। और यहीं पर आज मैंने जो कुछ भी तुम्हें बताया है वह सब कुछ बिल्कुल फिट बैठता है, जैसे दस्ताने में हाथ, क्योंकि उस पाठ को रासायनिक संपर्क से नहीं बल्कि प्रकाश से पढ़ा जाता है। ग्राइव ने खोजा कि तुम्हारा डीएनए वास्तव में एक होलोग्राफिक लिक्विड क्रिस्टल है और अपनी डबल हेलिक्स संरचना और विद्युत आवेश के कारण यह एक ट्रांससीवर एंटीना की तरह काम करता है। यह तरंगों को प्रसारित और ग्रहण करने के लिए डिजाइन किया गया है। और जब प्लाज्मा शुद्ध होता है तो तुम्हारा डीएनए बायोफोटोनों के माध्यम से स्वास्थ्य की धुन प्राप्त करता है और उसे तुम्हारे शरीर में प्रक्षिप्त करता है। इसी सिद्धांत को उन्होंने मुख्य रूप से भाषाई तरंगीय आनुवंशिकी का नाम दिया था। और ताकि तुम देख सको कि यह सिर्फ कोई सुंदर सिद्धांत नहीं है, मैं तुम्हें उनके सबसे प्रसिद्ध प्रयोगों में से एक भूत डीएनए का प्रयोग बताऊंगा। कराएव ने डीएनए का एक नमूना एक पात्र में रखा और उस पर लेजर डाली। कुछ समय बाद उन्होंने डीएनए को शारीरिक रूप से उस पात्र से हटा दिया और सिद्धांत रूप में वहां अब कुछ भी नहीं बचा था। फिर भी जब उन्होंने दोबारा लेजर डाली तो पता चला कि प्रकाश बिल्कुल उसी तरह व्यवस्थित हो गया जिस रूप में अभी अभी हटाई गई हेलिक्स थी। दिए गए रिक्त स्थान में सारी जानकारी सुरक्षित बनी हुई है। और गराएव ने यह खोजा कि तुम्हारा डीएनए वास्तव में एक क्रिस्टल लिक्विड होलोग्राफिक है जो एक एंटीना की तरह काम करता है, जैसा कि मैंने बताया था। और यहीं पर एक आकर्षक इंजीनियरिंग का सिद्धांत आता है, यह समझने के लिए कि वह एंटीना कैसे संचार करता है और वह सॉलिटॉन के माध्यम से करता है। और ताकि तुम समझ सको, एक सॉलिटॉन समुद्र में एक लहर की तरह है जो किनारे पर टूटकर गायब होने के बजाय अपनी आकृति और ताकत को पूरी तरह बरकरार रखते हुए बहुत लंबी दूरी तक यात्रा कर सकती है, बिना ऊर्जा या जानकारी का एक अंश भी खोए। और ये ध्वनि और प्रकाश की तरंगें, यही तुम्हारे डीएनए की संदेश वाहक हैं। यही तुम्हारे स्वास्थ्य के उस साहित्यिक पाठ को तुम्हारे प्लाज्मा के माध्यम से ले जाती है। देखो, तुम्हारे विचार और तुम्हारे शब्द ये सॉलिटॉन उत्पन्न करते हैं जो तुम्हारे भीतर यात्रा करते हैं और तुम्हारी जैविक एंटीना द्वारा पढ़े जाते हैं। यही वह तरीका है जिससे प्रोग्रामर यानी तुम खुद अपने शरीर के हार्डवेयर को सटीक निर्देश भेजते हो। अगर तुम्हारा प्लाज्मा क्विंटन और पोलाक की वजह से एक शुद्ध फाइबर ऑप्टिक है और तुम्हारा डीएनए गारायेव की वजह से एक साफ एंटीना है, तो तुम्हारे शांत विचार और स्वस्थ होने की मंशा एक सीधी आज्ञा की तरह वास्तुकार तक पहुंचती है। लेकिन अगर माध्यम गंदा है तो एंटीना केवल स्थैतिक शोर ही प्राप्त करता है। बीमारी मूल रूप से डेटा पढ़ने की समस्या है। तुम्हारे स्वास्थ्य की योजना उस फैंटम फील्ड में पूरी तरह सुरक्षित है। हमें बस एंटीना को साफ करना है और वोल्टेज बढ़ाना है ताकि शरीर फिर से मूल निर्देशों को पढ़ सके। तो अब इस बिंदु पर पहुंचकर मैं चाहता हूं कि हम मिलकर इसका एक संक्षिप्त सारांश बनाएं कि यह सब तुम्हारे रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मायने रखता है, क्योंकि यहीं पर विज्ञान तुम्हारी सबसे निजी वास्तविकता से मिलता है। अगर स्वास्थ्य प्रकाश और संचार है तो बीमारी शोर या व्यवस्था की कमी के अलावा कुछ नहीं है। और भौतिकी में
एंट्रोपी सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि यह एक मौलिक और पूर्ण सिद्धांत है। यह पूरे ब्रह्मांड की प्राकृतिक प्रवृत्ति है, अराजकता, क्षरण और विघटन की ओर। अगर आप एक घर को छोड़ दें तो वह गिर जाता है। अगर आप किसी धातु को खुले में छोड़ दें तो वह जंग खा जाती है। यही है एंट्रोपी अपने नियम का पालन करते हुए। लेकिन एक विपरीत शक्ति भी मौजूद है, और वही है जो मुझे बेहद आकर्षित करती है, सिंट्रोपी। सिंट्रोपी कोई निष्क्रिय अवस्था नहीं है, यह सक्रिय प्रयास है। यह जीवन का वीरतापूर्ण संघर्ष है जो अराजकता पर विजय पाने और वहां व्यवस्था, संरचना और सुंदरता रचने के लिए है जहां पहले कुछ भी नहीं था। तुम्हारा प्लाज्मा और तुम्हारी रोशनी उसी सिंट्रोपी के रक्षक हैं जो मूल डिजाइन को क्षरण से बचाए रखने का जिम्मा निभाते हैं। और तुम मुझसे पूछोगे या सोचोगे तो मेरे मुख्य रक्षक कौन हैं? तो तुम्हारी माइटोकॉन्ड्रिया और वह सोडियम पोटेशियम पंप जिसके बारे में मैंने तुम्हें एक पिछले वीडियो में बताया था, वही असली पैदल सैनिकों की तरह काम करते हैं। बिना रुके मेहनत करते हुए वह ऊर्जा पैदा करते हैं जो इस पूरे क्रम को बिखरने से बचाए रखती है। और ठीक वहीं पर उसी ऊर्जा में जो व्यवस्था को बनाए रखती है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया अपनी असली जादूगरी दिखाती है। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ ईंधन जलाने तक ही सीमित नहीं है जैसे कोई पुरानी भट्टी हो। असल में ये वही पावर स्टेशन हैं जो उन सॉलिटॉन्स को लॉन्च करने और जीवित रखने की जिम्मेदारी निभाती हैं जिनका मैंने पहले जिक्र किया था। यानी ये तुम्हारे आत्म प्रोग्राम करने वाले शरीर का इंजन है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि जानकारी की वह लहर अपनी ताकत और स्पष्टता बनाए रखे। यह हमारे शरीर की सटीक इंजीनियरिंग है जो यह सुनिश्चित करती है कि जीवन का संदेश कोशिका के केंद्र से लेकर आखिरी कोने तक पूरी शक्ति के साथ पहुंचे। यह हमारे शरीर की सटीक इंजीनियरिंग है जो यह सुनिश्चित करती है कि जीवन का क्रम, वह स्वास्थ्य का संदेश केंद्र से लेकर आखिरी कोने तक पूरी स्पष्टता के साथ पहुंचे। लेकिन यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ताकि वह लहर यानी सॉलिटॉन बिना अपना आकार खोए या टूटे लंबी यात्रा कर सके, उसे आपके शरीर के भीतर का पानी पूरी तरह से शांत और स्थिर चाहिए। और यहीं पर तनाव एक बड़े विध्वंसक की तरह प्रवेश करता है। लगातार तनाव एक तरह का जैविक शोर पैदा करता है, एक रासायनिक अशांति जो उन तरंगों की संगति को तोड़ देती है। यह ऐसा है जैसे एक परिपूर्ण लहर को तूफान के बीच में आगे बढ़ाने की कोशिश करना। तनाव सॉलिटॉन को टुकड़ों में बांट देता है, संकेत बिखर जाता है और जानकारी पढ़ने लायक नहीं रह जाती। इसीलिए जब हम तनाव में होते हैं तो सिर्फ थकान महसूस नहीं करते, बल्कि शारीरिक रूप से हमने फाइबर ऑप्टिक केबल को काट दिया होता है और जाहिर है ठीक होने का आदेश अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, तो अब इतनी सारी विज्ञान और इंजीनियरिंग के बाद बहुत मुमकिन है कि तुम मुझसे पूछो, और मैं कल सुबह जब उठूंगा तो इन सब बातों का क्या करूं जो तुमने मुझे बताई हैं। क्योंकि मेरे साथ सोचो, असल में दुनिया का सबसे उन्नत सॉफ्टवेयर होना बेकार है अगर कंप्यूटर में उसे चलाने के लिए बैटरी ही ना हो, या अगर एंटीना मजबूत हो लेकिन डायल सही तरीके से ट्यून ना हो। और ताकि यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे दिमाग में एक सिद्धांत बनकर न रह जाए बल्कि तुम्हारे हाथों में एक औजार बन जाए, हमें अब कार्रवाई करनी होगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि यह सब तुम्हें किसी काल्पनिक विज्ञान की कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन असल में यह तुम्हारी अपनी वास्तविक जीवन और अस्तित्व का ही विज्ञान है, रोजमर्रा की। एक सेकंड मेरे साथ सांस लो, क्योंकि अब हम इन सब बातों को जमीन पर लाने वाले हैं ताकि जब तुम कल सुबह उठो तो तुम्हारे पास आगे बढ़ने का एक रास्ता हो।
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए वह डिजाइन करने जा रहा हूं जिसे मैं तुम्हारे इस दूसरे स्तर के लिए तुम्हारा संप्रभुता प्रोटोकॉल कहता हूं। एक ऐसी प्रक्रिया के कुछ चरण जिससे तुम ट्यून करना सीख सको अपनी खुद की प्रकाश की एंटीना को एक व्यावहारिक, सस्ती और सबसे बढ़कर सीधी विधि से। सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी है वह यह है कि तुम्हारा प्लाज्मा सूर्य की रोशनी की एक बहुत ही विशिष्ट आवृत्ति से चार्ज होता है, इंफ्रारेड किरणें। तुम्हें दोपहर की धूप में जलने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारी सटीक मशीनरी खोजती है वह है सुबह और शाम की लाल और मुलायम रोशनी। यही वे आवृत्तियां हैं जो तुम्हारे प्लाज्मा के एक्सक्लूजन जोन को शारीरिक रूप से चार्ज करती हैं, उस तरल क्रिस्टल को फैलाती हैं और तुम्हारी इलेक्ट्रॉन बैटरियों को चार्ज होने देती हैं। सुबह की पहली रोशनी या शाम की आखिरी रोशनी में 15 मिनट तक बिना किसी फिल्टर या कांच के बीच में आए खुद को उजागर करो, क्योंकि यह ऐसा है जैसे अपनी फाइबर ऑप्टिक पर मेंटेनेंस सेशन करना ताकि वह पूरे दिन चमकती रहे। और अगर तुम ठंडे मौसम में रहते हो या जहां हर दिन बादल छाए रहते हैं तो खुद को इस प्रक्रिया से बाहर मत समझो, क्योंकि आज की तकनीक हमें यही आवृत्ति घर लाने की सुविधा देती है, रेड लाइट और नियर इंफ्रारेड पैनलों के जरिए। यह ऐसा है जैसे तुम्हारे पास एक छोटा सा कृत्रिम बैटरी चार्जर हो, लेकिन वास्तव में बहुत शक्तिशाली। इसे इस्तेमाल करो, दिन में कुछ मिनटों के लिए इसका उपयोग करो और यह वही तकनीकी कार्य करेगा, तुम्हारे एक्सक्लूजन जोन को चौड़ा करेगा और तुम्हारी आंतरिक फाइबर ऑप्टिक को चमकाएगा जब सूरज निकलने का नाम नहीं लेता। आखिरकार तुम्हारी सटीक मशीनरी के लिए जो सबसे जरूरी है वह है तरंग दैर्ध्य, और इन उपकरणों के साथ हम यह सुनिश्चित करते हैं कि खराब मौसम में भी मेंटेनेंस न रुके। और दूसरी मुख्य बात है, सिग्नल की स्वच्छता होती है। हम एक ऐसे अदृश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शोर में हैं जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन तुम्हारा डीएनए एंटीना उसे महसूस कर प्रभावित होता है। सोने से पहले वाईफाई और स्क्रीन की नीली रोशनी तुम्हारे आंतरिक रेडियो में लगातार हस्तक्षेप की तरह है, जो तुम्हारे सिस्टम को यह बताती हैं कि अभी दिन है, जबकि इसी समय सिस्टम को मरम्मत के प्रोटोकॉल चलाने चाहिए। यहां मेरी सलाह बहुत सरल है, रात में राउटर बंद कर दो और फोन को कमरे के बाहर रखो। अपने प्लाज्मा को वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शांति दो जिसकी उसे जरूरत है, ताकि तुम्हारे बायोफोटोन सिंक्रोनाइज हो सकें, और जब तुम आराम कर रहे हो तब वे तुम्हारे पुनर्निर्माण पर काम कर सकें। और तीसरी बात है इरादे की संगति। और यहां याद रखो जो मैंने तुम्हें सॉलिटॉन के बारे में बताया था, तुम्हारे विचार भौतिक तरंगें हैं जो तुम्हारे आंतरिक जल में यात्रा करती हैं। और अगर तुम डर की स्थिति में या लगातार मानसिक शोर में रहते हो तो असल में तुम अपनी कोशिकाओं को स्थैतिकता भेज रहे हो। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह अनुनाद की भौतिकी का कमाल है। हर दिन 3 मिनट निकालो शांतिपूर्वक सांस लेने के लिए, उस शांति को महसूस करने के लिए जो तुम्हारे वोल्टेज को स्थिर होने देती है। क्योंकि देखो, एक स्पष्ट और शांत इरादा एक जैविक लेजर है जो तुम्हारे डीएनए को बताता है कि सब कुछ ठीक है, तुम स्वास्थ्य की योजना को आगे बढ़ा सकते हो। यह यात्रा जिसमें मैं तुम्हें साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूं, हमें अपनी खुद की जीव विज्ञान की मालिकियत वापस पाने की ओर ले जाएगी। हमने क्विंटॉन के साथ जमीन को साफ किया है ताकि तुम्हारी कोशिकाएं उस मूल समुद्री वातावरण में फिर से आ सकें जहां जीवन की उत्पत्ति हुई थी। हमने पोलैक के साथ वायरिंग को समझा है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि पानी कैसे संगठित होता है ताकि जानकारी प्रवाहित हो सके। और आज अंततः हमने पॉप और गरायव के साथ रोशनी जलाई है ताकि वह अदृश्य वास्तुकार जो तुम्हारे भीतर है वापस आ सके, ताकि वह तुम्हारे स्वास्थ्य की मूल योजनाओं को फिर से पढ़ सके। अब तुम न तो अपने जीन के शिकार हो और न ही बुरी किस्मत के।
अब तुम जानते हो कि एक ऐसी तकनीक के मुख्य प्रोग्रामर खुद तुम हो, जो बस यह इंतजार कर रही है कि तुम उसे फिर से ट्यूनिंग दो। हमारी अगली मुलाकात में मैं इस शक्ति के चक्र को पूरा करूंगा, पुनरुत्थान की इंजीनियरिंग के साथ, और तुम जानोगे कि इस सिस्टम के फिल्टर को कैसे साफ किया जाए और कैसे तुम्हारा मानसिक इरादा वास्तव में एक तकनीकी आदेश है जिसे तुम्हारा शरीर पालन करने के लिए उत्सुक है। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया और तुम्हें लगता है कि यह दूसरों के लिए भी उपयोगी हो सकता है, तो अगर तुम इसे साझा करोगे तो तुम मेरा बहुत बड़ा उपकार करोगे, क्योंकि इससे मुझे ज्ञान फैलाने में मदद मिलेगी ताकि और भी लोग अपनी संप्रभुता वापस पा सकें। हम अगले कदम पर फिर मिलेंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहो और याद रखना, मैं तुम्हारे कमेंट्स पढ़ता हूं।